वेलकम फ्रेंड्स। तो हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में लॉ ऑफ टॉर्ट्स की। इसमें हम बात करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स की तीन कंडीशंस की हमने बात की थी कि तीन कंडीशन में लॉ ऑफ टॉर्ट एप्लीकेबल होता है। इंटेंशनली अगर कोई टॉर्ट होता है, कोई रॉन्गफुल एक्ट होता है, नेग्लिजेंटली होता है, या फिर थर्ड कैटेगरी है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो इंटेंशनली हमने इंटेंशनल टॉर्ट की बात हमने कर ली थी, उसके अलग अलग जो पॉसिबिलिटीज़ हैं या उसमें जो भी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जिनको कवर किया गया है इंटेंशनल टॉर्ट में, वो हमने कर लिया था। अब हम बात करेंगे नेग्लिजेंस में, सेकंड कैटेगरी नेग्लिजेंस। तो नेग्लिजेंस क्या है? द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेग्लिजेंस इज that wrongdoer or defendant has been careless in the way that harm the interest of the victim or the claimant। कि जो रॉन्ग डूअर है वो केयरलेस था अपने काम करने में इस तरह से कि उसकी वजह से क्लेमेंट को नुकसान पहुंचा या उसके इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा। एग्जाम्पल है, when the defendant carries out an act of constructing something on her premises, she owes a duty of care towards the claimant, and that the standard of duty of care depend on whether the claimant was on the site or in the neighborhood, as well as whether the claimant was lawful visitor or a trespasser। देखिए, एग्जाम्पल ये है कि अगर कंस्ट्रक्शन का काम आप कर रहे हैं कहीं पे, और उस कंस्ट्रक्शन के काम में आपकी एक ड्यूटी ऑफ केयर है टुवर्ड्स द पीपल इन द नेबरहुड, और वेदर द क्लेमेंट वाज ऑन द साइट। अब क्लेमेंट चाहे साइट पे था या नहीं था, और या फिर वो नेबरहुड में था, या फिर अगर, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये जो क्लेमेंट है वो चाहे वो विजिटर, लॉफुल विजिटर था या ट्रेसपासर ही था, फिर भी दोनों कंडीशंस में जो ड्यूटी ऑफ केयर है वो बनती है डिफेंडेंट की, जो रॉन्ग डूअर है। ठीक है, जनरली इन ऑर्डर टू आर्ग्यू सक्सेसफुली दैट डिफेंडेंट हैज बीन नेग्लिजेंट, द विक्टिम और द क्लेमेंट मस्ट एस्टैब्लिश थ्री एलिमेंट्स। अब ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि जो डिफेंडेंट था वो नेग्लिजेंट था अपनी एक्टिविटीज में, उसके लिए तीन चीजें होना जरूरी है। नंबर वन, द डिफेंडेंट ओज अ ड्यूटी ऑफ केयर टू द विक्टिम। पहली बात तो ड्यूटी ऑफ केयर ओ करता है डिफेंडेंट टुवर्ड्स द विक्टिम। देन सेकंड, देयर हैज बीन अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट, और डिफेंडेंट ने अपनी ड्यूटी ऑफ केयर को पूरी तरह से फुलफिल नहीं किया, राइट, सेकंड। एंड थर्ड, द ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू केयर रिजल्टेड इन हार्म सफर टू द क्लेमेंट, और जो ड्यूटी ऑफ केयर में जो नेग्लिजेंस हुई उसकी वजह से जो क्लेमेंट है उसको नुकसान हुआ। सो ये तीनों कंडीशंस अगर पूरी हो गई तो this this amounts to negligence। अब ये तीनों चीजें क्या क्या हैं? सबसे पहले आ गया ड्यूटी ऑफ केयर। ड्यूटी ऑफ केयर प्रिंसिपल कैन बी एक्सप्लेन बाय साइटिंग केस लॉ, एक्चुअल केस लॉ हम इसमें एक रेफर कर सकते हैं। 1932 का केस है डॉनह्यू वर्सेस स्टीवेंसन। The claimant Donahue drank a soft drink manufactured by the defendant Stevenson. The drink had a decomposed snail in the bottle that made the claimant ill. The court held that the manufacturer owed duty of care to those who are reasonably foreseeable to be affected by the product. So the duty of care is owed to those whom one can reasonably foresee as being potentially harmed. तो ये डॉनह्यू स्टीवेंसन का केस है। इसमें क्या था, सॉफ्ट ड्रिंक जो बनाया स्टीवेंसन ने और उसको डॉनह्यू ने कंज्यूम किया जिसमें एक डिकम्पोज स्नेल थी, और इसमें जो है ड्यूटी ऑफ केयर जो है वो ब्रीच हुई। तो इसमें कोर्ट क्या कहता है? द कोर्ट हेल्ड दैट द मैन्युफैक्चरर ओड ड्यूटी ऑफ केयर टू दोज हु आर रीजनेबली फोर्सिबली टू बी अफेक्टेड बाय द प्रोडक्ट। कोर्ट कहता है कि जो लोग, जो मैन्युफैक्चरर है वो ड्यूटी ऑफ केयर और करता है उन लोगों के लिए जो कि रीजनेबली प्रिज्यूम किए जाते हैं कि वो प्रोडक्ट से इफेक्ट होंगे। इसलिए द ड्यूटी ऑफ केयर इज ओड टू दोज whom one can reasonably foresee as being potentially harmed. This principle is applicable to numerous fact situations. एक और एग्जांपल हो सकता है, a landlord owes a duty of care with reasonable foresight to his tenants and should ensure that no hazardous substance like petrol is stored by him in the basement। अगर कोई लैंडलॉर्ड है तो उसकी ड्यूटी ऑफ केयर है टुवर्ड्स हिज टेनेंट्स कि वो बेसमेंट में कोई भी हैजर्डस प्रोडक्ट, कोई भी ऐसी चीज़ ना रखे जो कि खतरनाक साबित हो सकती है, जैसे कि पेट्रोल, ठीक है, इन द बेसमेंट ऑफ द अपार्टमेंट dwelt by the
टेनेंट्स, ठीक है। तो फोर्सी करना पड़ेगा, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। देन नेक्स्ट इज ड्यूटी ऑफ केयर। अब ड्यूटी ऑफ केयर का क्या मतलब है? वंस द ड्यूटी ऑफ केयर इज प्रूवन, द क्लेमेंट मस्ट देन एस्टैब्लिश द ड्यूटी ऑफ केयर वाज ब्रोकन। अब एक बार ये समझ में आ गया, ये इस्टेब्लिश कर लिया हमने कि ड्यूटी ऑफ केयर बनती थी, उसके बाद हमको ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि जो ड्यूटी ऑफ केयर है दैट वाज ब्रीच्ड, उसको तोड़ा गया। द डिफेंडेंट वाज सक्सेसफुल इन फाइलिंग द ड्यूटी ऑफ केयर इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑफ रीजनेबलनेस। और इसमें क्या है, वो रीजनेबलनेस होना चाहिए, द डिफेंडेंट फ्रॉम द साइड ऑफ द डिफेंडेंट। द स्टैंडर्ड इज दैट ऑफ रीजनेबल कंडक्ट एंड रीजनेबल फॉरसाइट। और ये इसमें स्टैंडर्ड ये फॉलो किया जाएगा कि जो जो डिफेंडेंट है उसने रीजनेबल, उसका कंडक्ट जो था वो रीजनेबल था और उसने रीजनेबल फॉरसाइट रखी अपने काम को कैरी आउट करते हुए। हाउएवर द एक्ट नीड नॉट बी फ्लॉलेस, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम फ्लॉलेसली उस जो एक्ट है वो फ्लॉलेस था, उसमें कोई कमी ही नहीं थी, ठीक है। In the case of Donahue Stevenson above, the court held that the manufacturer of the product owes a duty of reasonable care to the consumers who use the product. Similarly, the standard of duty of reasonable care will vary based on the peculiar fact situation of every case. तो अब इसमें जो हमने पर केस स्टडी किया था सॉफ्ट ड्रिंक वाला, उसमें कोर्ट ने क्या कहा कि जो मैन्युफैक्चर है वो ड्यूटी ऑफ केयर ओ करता है टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स, बट ये स्टैंडर्ड ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर जो है और रीजनेबलनेस ये वेरी करेगा फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, एक जैसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, हार्म क्या हुआ? अब उसमें थर्ड एलिमेंट हो गया, ड्यूटी ऑफ केयर था और दूसरा स्टैब्लिश हो गया, ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर हो गया, लेकिन थर्ड हार्म क्या पहुंचा? अगर हम स्टीवेंसन वाला केस की ही बात करें तो नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक रिजल्टेड इन इलनेस और इंजरी टू द क्लेमेंट। अब इसमें क्या हुआ? इंजरी क्या हुई कि वो जो क्लेमेंट था वो बीमार हो गया। सेकंड एग्जांपल जो हमने वो लैंडलॉर्ड और टेनेंट वाला लिया था, तो उसमें द अपार्टमेंट कैचेस फायर बिकॉज ऑफ द पेट्रोल बीइंग स्टोर्ड इन द बेसमेंट, और इसमें भी उसकी जो प्रॉपर्टी को, टेनेंट को प्रॉपर्टी, जान या माल दोनों का नुकसान हुआ, तो वो तीनों केसेस में स्टैब्लिश हो गया। तो ये हो गया आपका नेग्लिजेंस। लास्ट हमारे पास थर्ड कैटेगरी थी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट्स डू नॉट केयर अबाउट द इंटेंशन एंड केयरलेसनेस। अब इसमें ना तो इंटेंशन है, क्योंकि पहले वाले में हमने बात की थी कि उसमें इंटेंशन होना जरूरी है, दूसरे में हमने बात की कि केयरलेसनेस थी, अब ड्यूटी को फॉलो नहीं किया गया। इसमें दोनों चीजें नहीं होती, ना तो इंटेंशन को हम देखते हैं ना केयरलेसनेस को देखते हैं, बल्कि the defendant caused when the defendant causes the injury, the claimant does not have to establish any sort of or level of blame attribute to the defendant based on the intention or degree of carelessness. यहां पर क्या होता है? the strict liability is available in a very limited context, बहुत limited context में होता है, जैसे कि for example where the defendant's animal may cause an injury to the claimant or where the defendant is involved in a unusually hazardous activity like blasting dynamite. ऐसी सिचुएशन जहां पर डिफेंडेंट के एनिमल ने क्लेमेंट को नुकसान पहुंचाया, इंजरी टू द क्लेमेंट, और वेयर द डिफेंडेंट इज इन्वॉल्व, या फिर डिफेंडेंट कुछ ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो कि बड़ी हैजर्डस है, जैसे कि ब्लास्टिंग डायनामाइट्स। लेट्स एलैबोरेट दीज टू एग्जांपल। इफ द डिफेंडेंट पोजेसेस एन एनिमल विद द नोन unusual dangerous tendency, saying a dog that bites, the defendant is strictly liable. एग्जाम्पल ये है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी किस केस में बनेगी? मान लीजिए कोई डिफेंडेंट है, उसके पास कोई डॉग है जो उसको टेंडेंसी है बाइट करने की, और अगर ऐसी सिचुएशन में वो डॉग बाइट कर देता है क्लेमेंट को, तो उस केस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनेगी डिफेंडेंट की। दूसरा था, मान लीजिए दिस इज ऑपोजिट, इसमें एग्जांपल और भी दिया है दैट बट इन केस, मान लीजिए अब ये वेरी कहां करेगा? मान लीजिए देयर इज अ केस वेयर द डिफेंडेंट पोजेसेस अ बुल दैट हार्म्स द क्लेमेंट, इज नॉट स्ट्रिक्टली लायबल। मान लीजिए अब डिफेंडेंट के पास बुल है जो कि क्लेमेंट को नुकसान पहुंचाता है, तो इस केस में वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि बुल्स डोंट हैव द टेंडेंसी टू बाइट, यूजुअली डोंट हैव द टेंडेंसी टू बाइट। द एक्ट ऑफ द बुल इज कंसिडर्ड एज नॉट अनयूजुअल, रादर अ नॉर्मल डेंजरस टेंडेंसी। General rule with respect to ultra hazardous activity is that when the defendant
carries out or keeps an unusually hazardous situation or activity on his or her building, or involves in an activity that offers an inevitable danger to the of injury to the claimant or his her property, the defendant could be responsible for the damages caused when if the defendant has exercised reasonable care to prevent the harm. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में ही अब हमारे इंडिया में एक रिलेटेड केस है जिसमें एब्सोल्यूट लाइबिलिटी फिक्स की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने 2 इंसिडेंट थे जिनके आफ्टर मैथ्स में इस एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को फिक्स किया है. तो वन इज द भोपाल गैस लीक डिजास्टर 1984, जहां पर एक फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की इन भोपाल. वहां पर एक मेजर गैस लीक हुआ मिथाइल आइसोसाइनाइड का, एंड दैट किल्ड 2260 पीपल एंड इंजर्ड अराउंड 6 लाख पीपल. दूसरा इंसिडेंट था ऑफ 1985 दिल्ली का, वेयर द फैक्ट्री श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री, वहाँ पर भी लीक हुआ ओलियम गैस, and that killed one person that had few other hospitalized and created huge panic among the residents. The then Chief Justice P.N. Bhagwati in his famous 1987 case MC Matthew versus Sri Ram Food and Fertilizer Industry held. उन्होंने क्या कहा जस्टिस P.N. Bhagwati ने? That we are of the view that an enterprise which is engaged in hazardous or inherently dangerous industry which possesses a potential threat to the health and safety of the person working in the factory and residing in the surrounding areas owes an absolute and non-delegible duty to the community to ensure that no harm results to any one of the account of hazardous or inherently dangerous activities in which it is engaged must be conducted with the highest standard of safety, and if any harm is done on the account of such activity, the enterprise must be absolutely liable to compensate for such harm, and it should be no answer to enterprise to say that it has taken all reasonable care and that harms occurred without any negligence on its part. तो नटशेल में उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई भी इंडस्ट्री, कोई ऐसी डेंजरस इंडस्ट्री है जिसमें बहुत डेंजरस या पोटेंशियल थ्रेट है, जिन इंडस्ट्रीज में अगर ऐसी कोई एक्टिविटी कैरी आउट करते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एब्सोल्यूट एंड नॉन डिलीजिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द कम्युनिटी एंड द पीपल लिविंग इन द एरिया, दैट नो हार्म, कि पहली बात तो वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी को फॉलो करें और नो हार्म शुड बी डन टू द पीपल, और अगर ऐसा कोई हार्म हो जाता है देन दे आर लायबल टू कंपनसेट टू सच हार्म कॉज्ड बाय देम, राइट. सो दैट्स इट. अब हमारा टॉट की तीनों कैटेगरीज हो गई, इंटेंशनल, एक्सीडेंटल एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. अब हम बात करेंगे समरी ऑफ द काइंड्स ऑफ हार्म, लेकिन वो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए इतना ही. टेक केयर और अपना कमेंट ज़रूर दें वो वीडियो देखने के बाद. थैंक यू सो मच.